हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया हुआ था कि अगर आपने किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस किया हुआ है तो हम लोगों ने उसमें टॉर्क के बारे में, जो कि उसका हमने देखा हुआ था कि आपका जो अगर एक आपका प्लेन सरफेस है, इस पर अगर आपका जो है अगर ये आपके इसके अबाउट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस फील्ड लाइंस है, और अगर ये आपने एक डाइपोल को अगर प्लेस किया हुआ है तो इस डाइपोल को इस फील्ड के अक्रॉस अलाइन करने में आप जो है कितना आपको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर हम लोगों ने उसको टॉर्क जनरेट की हमने बात की हुई थी। ठीक, आज हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब ये है, सबसे पहले अगर आपका कोई भी अगर एक ये सरफेस है, अगर ये आपकी कोई सरफेस है, इस सरफेस का आपको पता है ये एक प्लेन सरफेस है, तो ऑफ कोर्स इसका क्या होगा, एक एरिया होगा। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एरिया वेक्टर की। राइट, नॉर्मल एरिया तो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर कोई भी अगर 2 डायमेंशनल फिगर है, उस 2D फिगर में जैसे अगर स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो अगर आप उसके एरिया की बात करते हैं तो आप नॉर्मली लिखते हैं, जैसे बाई चांस ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर आपको एरिया लिखना है तो आप लिखते हैं साइड इंटू साइड, वो इसका एरिया हो गया। या फिर अगर आपका एक रेक्टेंगल है तो आप उसका लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब एरिया वेक्टर क्या होता है? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब एरिया वेक्टर का मतलब क्या है उसकी हम बात करेंगे। एरिया वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी सरफेस है आपका, ठीक, अगर कोई प्लेन सरफेस अगर आपने लिया हुआ है, उस प्लेन सरफेस के आप किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर चेक करते हैं तो इस सरफेस के जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। राइट, अगर मुझे इस सरफेस का एरिया लिखना है, अगर ये ABCD अगर कोई सरफेस है, इस सरफेस का अगर नॉर्मल एरिया लिखना है तो आप चेक कर लोगे कि वैसे इसका क्या यहाँ पर लेंथ है, क्या यहाँ पर ब्रेथ है, या जो भी आप बोल रहे हैं, इसमें आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर का मतलब ये है कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू डेट सरफेस। राइट, अगर ये आपका एक बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर मैं एरिया वेक्टर बात करूं तो इस बोर्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा विच इज़ नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो अगर ये बोर्ड है आपका, इस बोर्ड का नॉर्मल क्या होगा, जो कि आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा, 2 डायरेक्शन हो सकती है ना। देखिए ये आपको पता है, ये बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है और एक आपकी क्या है, ब्रेथ है। अगर लेंथ और ब्रेथ है तो इसके एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर जो है, या तो आपकी जो है इस जो जेड एक्सिस होगी उसके क्या होगा, पॉजिटिव जेड एक्स में होगा या नेगेटिव जेड एक्स में होगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये डस्टर है आपका, ठीक, अगर आप इसके एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इस सरफेस के जो नॉर्मल होगा, मींस इस पर 90 डिग्री पर जो सिचुएटेड होगा, वो इसका क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो अगर इस पॉइंट पर अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूं तो इसके जो या तो ये आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स 2 डायरेक्शन होंगी। ठीक, फिजिक्स की लैंग्वेज में जो है आप इसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर को आप बात क्या करते हैं कि ये कैसी होती है, आपकी ओपन सरफेस होती है। राइट, इनको हम ओपन सरफेस बोलते हैं जो 2 डायमेंशनल है। तो उस पर अगर एरिया वेक्टर की बात करें, अगर ये आपकी कोई सरफेस है, अब जो ये ABCD आपने ड्रॉ किया हुआ है, इसके नॉर्मल वेक्टर की बात करूँ तो इस तरीके से तो आप ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसके नॉर्मल वेक्टर आप एन कैप को जो है इस तरीके से, जो कि उस सरफेस के क्या होगा, 90 डिग्री पर सिचुएटेड होगा। राइट, या फिर अगर आपका जो है जैसे अगर ये स्क्वायर है, ठीक, इस स्क्वायर का अगर ये आपकी जो है ये लाई कर रहा है, अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अगर आपकी जेड एक्सिस है, ठीक हो गया। तो आपको पता होगा कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, जो आपकी एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होते हैं। अगर आपने जो है अगर एक स्क्वायर को जो है एक्स और वाई एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन पर अगर रखा हुआ है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा या जिसको आप एरिया वेक्टर बोलेंगे, तो वो जेड एक्सिस के अबाउट ही तो होगा।
ना। अगर आप देखते तो अगर इसका नॉर्मल या तो बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है और एक ओपन सरफेस की तरह वर्क करेगा। तो अगर मुझे इस ABCD का एरिया वेक्टर लिखना है तो आपको पता है अगर ये स्क्वायर है तो उसकी साइड क्या होंगी, अगर ए अगर इसकी साइड्स हैं तो आप इसको एरिया वेक्टर अगर लिखना चाहते हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, A²। और अगर मैं इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या होगी आपकी अलॉन्ग Z एक्सिस होगी, राइट, क्योंकि Z एक्सिस तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A² और फिर क्या लिख सकते हैं आप K²। क्यों लिखेंगे K², क्योंकि Z एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर कंपोनेंट होता है वो आपका K² होता है, या K² मतलब पॉजिटिव ZX में भी हो सकता है और नेगेटिव ZX में। अगर ये सरफेस है तो इसके बाहर या फिर इसके अंदर की तरफ, तो अगर बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड्स होगा तो प्लस K वेक्टर आएगा, K² आएगा, और अगर आपका नेगेटिव होगा तो आप A² और माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, K² लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो बात आ रही थी फ्लक्स की, तो सबसे पहले हमने बात करी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि फ्लक्स में जो है आप सबसे पहले बताएंगे एरिया, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमने बात करी एरिया वेक्टर की पहले। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स का मतलब क्या है, ठीक। फ्लक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आपने जो है कोई सरफेस अगर लिया हुआ है, एक प्लेन सरफेस है आपका, अगर ये आपका कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का आपने अगर एरिया वेक्टर लिखा तो अगर ये आपका एरिया वेक्टर था जो कि आपने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट, और मैंने बोल दिया कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। फ्लक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस। मतलब क्या हुआ, अब जैसे अगर आपका ये कोई आपने एक सरफेस ली, राइट, अगर ये आपने प्लेन सरफेस ले रखी है तो इस प्लेन सरफेस को कितनी फील्ड लाइंस कट करते हुए जा रही है, 2 तरीके से जा सकती है ना। एक तो इसके आर पार, मतलब इससे जैसे पास होके जाए और बाहर निकले, और एक ऐसे जा सकती है जो इसके प्लेन सरफेस के पैरेलली निकले। तो पैरेलल की बात नहीं कर रहे हम बात ये कर रहे हैं कि फ्लक्स का मतलब ये है कि कोई भी प्लेन सरफेस है आपकी, उस प्लेन सरफेस को क्रॉस करती हुई आपकी कितनी फील्ड लाइंस जा रही है। अगर देखा जाए, अगर ये आपका जो है आपने एक प्लेन सरफेस लिया हुआ था और इस प्लेन सरफेस पर अगर ये आपकी फील्ड लाइंस थी, राइट, ये अगर ये आपकी फील्ड लाइंस थी और मैंने बोल दिया कि ये आपका, क्योंकि एरिया एलिमेंट लेंगे आप, तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने, जिसको आपने डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर दिया है। डी एस से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर स्मॉल है तो, छोटा है बहुत तो आप उसको डी एस से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एरिया एलिमेंट। तो इस एरिया एलिमेंट पर अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, डायरेक्शन थी, राइट, और ये आपका क्या था, एरिया वेक्टर था, ठीक, ये क्या आपका एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स का मतलब ये है कि आपका जो है कोई भी आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी किसी भी एरिया से, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपका टोटल कितनी फील्ड लाइन इससे पास होके जा रही है। अब जितना स्ट्रॉन्गर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा। क्यों, क्योंकि उस एरिया से जितनी आपकी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही होंगी उस एरिया को, तो उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही वही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग, या आप बोलें क्रॉसिंग टू दैट सरफेस, जो भी प्लेन सरफेस आपने ले रखा है, ठीक। तो अब बात ये आती है, अगर ये आपका एरिया वेक्टर था, ये आपका फील्ड लाइंस थी, अगर मैं इसे किसी एंगल पर डालूँ, अभी तो नॉर्मल मैंने बात कर दिया, तो अगर अब देखिए आपका क्या, अगर यही सरफेस थी, अगर इस सरफेस को थोड़ा सा मैं इसका एंगल चेंज कर दूँ, मीन्स शिफ्ट कर दूँ इसको, तो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 4 आपकी लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर आप फ्लक्स को लिखना चाहते हैं तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट सरफेस, कि जो भी प्लेन सरफेस आपने ले रखी है उससे कितनी आपकी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर आपने 4 देखा, 4। तो अब दूसरी अगर मैं कोई सरफेस लूँ, ठीक, बाई चांस यही आपकी सरफेस थी, बट इस वक्त क्या है आपका, ठीक, ये अगर आपने सरफेस लिया हुआ है और आपको पता है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, या जिसको आप एरिया वेक्टर बोलते हैं, वो तो इस सरफेस के जो कि परपेंडिकुलर होगा। बाई चांस इस वक्त क्या है, आपका फील्ड लाइन जो है इस तरीके से क्रॉस कर रही है, राइट, इस सरफेस के जो इसको क्रॉस करके बाहर निकलेंगी, ठीक है, ये अगर आपकी फील्ड लाइंस इससे पास होके जा रही है,
ठीक हो गया। तो ये अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि इस सरफेस से मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, राइट। तो फ्लक्स भी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। फ्लक्स का मतलब ही वही है कि कोई भी सरफेस से आपकी कितनी फील्ड लाइंस आपकी पास कर रही हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका एन कैप जो है वो एरिया वेक्टर है और अगर आपका ये ई वेक्टर है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया जिसको आपने क्या लिखा है, डी एस लिखा है या डेल्टा एस, जो भी आप लिखना चाहें, तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ कि ये क्या है, डी एस है, राइट। स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया आपने डी एस। इस पर अगर मैं बात करूँ तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आपका एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल क्या था, थीटा, ठीक। थीटा एंगल अगर था तो आप फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, प्लेन सरफेस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 2 डायमेंशनल अगर फिगर है आपका, तो मैं जो है उसको बात करूँ अगर फ्लक्स की, तो फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, फ्लक्स को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया हुआ है तो आप इसको डी फाई लिखेंगे, क्योंकि छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है तो उससे छोटा ही फ्लक्स तो देखेंगे आप। सो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया वेक्टर डॉट आप क्या लिखते हैं यहाँ पर इसको, डी एस, राइट। अब ये डी एस क्या है, आपका एरिया एलिमेंट है, ठीक हो गया। अब ये अगर आपका जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी, एन कैप मैंने उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट किया हुआ और स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस लिया, तो आपका फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो देखिए अगर ये आपका एन कैप था, राइट, और ये आपका जो है ई वेक्टर था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर डी एस ले रहे हो, तो आप अगर ये दोनों जो है एक दूसरे से थीटा एंगल पर सिचुएटेड थे, तो इस ई वेक्टर के जो है 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक इसका क्या होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, तो अगर आप इसको चेक करते हैं इसका, तो एक क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ठीक। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो ई साइन थीटा कंपोनेंट होगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, आप इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ई डी एस कॉस थीटा, राइट, और वो क्या हो जाएगा आपका डी फाई। अगर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से आपने लिया हुआ है, तो देखिए ये जो आपका एरिया वेक्टर है जिसको आप एन कैप ले रहे हो, इस पर जो आ रहा है इसका कंपोनेंट, वो कौन आ रहा है, ई कॉस थीटा कंपोनेंट आ रहा है, ठीक हो गया, एरिया वेक्टर के अलावा। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर थीटा है, ये थीटा आपका इस सरफेस, मतलब जो आपने जो एरिया एलिमेंट लिया हुआ है और जो आपका ई वेक्टर है, इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है, ठीक। तो ये तो आया आपका कोई भी अगर आपकी प्लेन सरफेस थी, ठीक, ये आपका फ्लक्स होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ 3D सरफेस की, 3 डायमेंशनल अगर कोई फिगर था तो उस पर कैसे होगा, राइट। तो 3 डायमेंशनल फिगर की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा, अगर ये कोई आपका एक स्फेरिकल सरफेस है, राइट, और अगर आपका जो है, आपको पता है कि इससे जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी वो कैसे होंगे, अगर यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो आपको पता है इस प्लस चार्ज की वजह से आपका जो फील्ड होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि आपका ओरिजिनेट होगा इस पॉजिटिव चार्ज से और एंड होगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि फील्ड लाइन की फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, तो ये प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पर जाके क्या होंगी, आपकी फील्ड लाइन्स एंड होंगी, राइट। तो अगर आप इसके फील्ड की बात करते हैं तो इस तरीके से तो होगा, इसी को तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, राइट। और आपको पता है अगर आपने एक स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ था और इस पर चार्ज अगर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के क्या होता है, हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक। जो फील्ड होता है आपका वो ऑलवेज क्या होता है, इस सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल टू दैट सरफेस। और अगर मैं बात करूं कि अगर 3 डायमेंशनल आपका फिगर है, ठीक, जो कि क्या आपका एक क्लोज्ड सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। जितने भी 3 डायमेंशनल आपके फिगर है, तो इस क्लोज्ड सरफेस के अलोंग अगर आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स अगर आपको निकालना है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है वहाँ तो हम लोगों ने क्या करा, एरिया वेक्टर लिया और आपने चेक किया एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आपने लिया डी एस, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा उन दोनों के बीच का एंगल और आपने बता दिया। अब बात आती है कि स्फेरिकल सरफेस के अबाउट क्या होगा।
अगर ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, राइट, और ये अगर आपका चार्ज आपने प्लेस किया हुआ था, तो सबसे पहली बात तो ये आती है, आप इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे। ठीक हो गया। अगर आप इसका एरिया वेक्टर लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर ये आपकी एक स्फेरिकल सरफेस थी तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर ये आपकी क्या है, इसका सेंटर है, तो ऑफकोर्स इसके क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा हर एक सरफेस के, और ये कहाँ से पास होके जाता है, सेंटर से पास होके जाता है। तो इस सरफेस के क्या होगा, कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालेंगे तो उस सरफेस के क्या होगा, वो 90 डिग्री पर होगा और वो हमेशा सेंटर से पास होके जाएगा। तो अगर मैं इसके एन कैप की बात करूँ, ठीक, थोड़ा सा इसको बताती हूँ। देखिए क्या होगा आपका, अगर ये आपकी स्फेरिकल सरफेस है, अगर ये उसका सेंटर है, तो इसका नॉर्म मतलब जो आप एरिया वेक्टर लिखेंगे तो वो एरिया वेक्टर, अगर आप इसका एरिया वेक्टर लिखते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, यही तो इसका एरिया वेक्टर होगा जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप, मतलब एन कैप की डायरेक्शन ये हो गई। दूसरी चीज़, आप किसी भी सरफेस पर नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा ना, इसका परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। अब अगर आप इसके फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो फील्ड लाइंस भी आपको पता है कि इस सरफेस की क्या रहती है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करते हैं, अगर बाई चांस अब हमको जो है इस पूरे सरफेस की वजह से अगर निकालना है, तो मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। तो मैंने बाई चांस बात करी कि आपने जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, जैसे ये आपकी स्फेरिकल सरफेस थी, इस पर आपने जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, जिसको हम लोग इस एरिया एलिमेंट पे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस एरिया एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक, छोटा सा जो आपने इस एरिया एलिमेंट लिया, इसमें हमने बात करते हैं कि इस एरिया एलिमेंट की वजह से, जिसको हम लोग डीएस एरिया एलिमेंट ले लिया आपने, इसकी वजह से आपका जो है कितना आपका फ्लक्स होगा इस क्लोज्ड सरफेस की थ्रू। तो अगर आपका जो है ये अगर नॉर्मल कैप की डायरेक्शन थी एन कैप, और आपको पता है इसके थ्रू जो फील्ड, अगर ये चार्ज क्यू था आपका, फील्ड जो होगा, फील्ड भी किसके अलॉन्ग होगा, फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। ठीक, तो अगर आप चेक करते हैं इसके थ्रू अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेंगे और उन सारे एरिया एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमें इस पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। यही तो कर सकते हैं हम लोग। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट हम लोगों ने जो है डीएस अज्यूम किया, तो उसके थ्रू पहले हम निकालेंगे कि फ्लक्स कितना होगा। अगर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो भी तो स्मॉल होगा, तो वो हमने बोल दिया कि बाई चांस क्या है, डी5 है। ठीक हो गया। अब अगर मैं डी5 की बात करूँ तो आपको पता है कि नॉर्मली जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट एरिया वेक्टर, जो भी आप बोले, ठीक है। तो ई डॉट क्या हो जाएगा आपका डीएस, राइट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करा, एक साथ जोड़ दिया, जोड़ना एक तरीके से इंटीग्रेट कर दिया इस पूरे सरफेस के थ्रू। और ये कैसी सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो आप इंटीग्रेट, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आपने डीएस लिया, उसका आपने फ्लक्स निकाला, और अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है इस सरफेस के थ्रू, तो आप क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अब दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर जो फील्ड है आपका, वो फील्ड अगर कांस्टेंट है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो कांस्टेंट है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर, क्योंकि हाँ दूसरी चीज़, इससे पहले एक और बात कि आपने यहाँ पर ई डॉट डी एस अगर लिया हुआ है, तो बात ये आती है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। अगर ये आपका जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर डी एस है और ये आपका ई वेक्टर की डायरेक्शन है, और नॉर्मल वेक्टर भी अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल वेक्टर और ई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के गैप पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो ई डॉट डी एस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर से ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 है तो ई डी एस कॉस 0। सो क्या हो जाएगा आपका ई डी एस, और कॉस 0 कितना होता है आपका 1, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी ई डी एस आ जाएगी। अब आपको पता है अगर ये आपका जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा आपका बाहर, तो आप इसको लिखेंगे ई, और सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा डी एस वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक स्मॉल जो है सरफेस एलिमेंट डी एस लिया है, और आपको पता है कि आपका जो है इस पॉइंट पर अगर आप फील्ड निकालना चाहते हैं, तो अगर ये आपका
इसका अगर रेडियस r था, राइट, जो कि इस स्फेयर का रेडियस था, ये चार्ज है आपका, और सेंटर पे आपने अगर ये चार्ज रखा हुआ था q चार्ज, और सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, तो ये अगर r डिस्टेंस पर आपने जो एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया जो कि ds लिया, और हमने एक चीज़ देख रखा है कि एक आपका जो है अगर एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ के बारे में बात किया हुआ है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको फील्ड निकालना है तो कितना आता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू चार्ज ऑन जो भी आपका चार्ज है उस पर, सो के क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर मीन्स कि आपका जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं फील्ड, उस पॉइंट चार्ज की वजह से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आर क्या आपका कैपिटल आर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, तो के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, राइट। तो इधर से अगर आप लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है आपकी, और वैसे अगर आपको पता है के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्यू, अगर आप मतलब के क्यू टोटल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, अब देखिए अगर आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया था, इस तरीके से आप छोटे छोटे एरिया एलिमेंट, देखो अगर आप इस पॉइंट पर लेंगे, ये अगर आप छोटा स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और यही आपके नॉर्मल एन कैप की भी तो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा ये आपके एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सिमिलरली इस पर भी अगर आप लेते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यही नॉर्मल कैप की भी आपकी डायरेक्शन हो गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अगर एरिया एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो ये अगर आपका ऐड होगा तो ये पूरा आपका जो है इस सिस्टम, जो भी आपका ये 3D सरफेस आपको दिया गया है स्क्वायर की वजह से, आप जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं, राइट। अब बात ये आता है कि इस ds जो इंटीग्रेट ओवर, क्योंकि आप इस पूरे सरफेस की क्लोज सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो आपको ये टोटल एरिया ही तो कवर करेंगे आप, और आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए और उन सबको आपने ऐड अप कर दिया तो आपको टोटल जो है एरिया जो मिलेगा वो कितना आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ई एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप लोगों को फील्ड निकालना है तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, क्लियर होगी बात। तो अब आपने देखा, अगर मैं फ्लक्स की अगर आपसे बात कर लूँ तो फ्लक्स की जो वैल्यू आई आपकी वो क्या निकल के आई, देखिए जो फ्लक्स आया टू दिस मतलब फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो निकल के आया आपका, वो फाई की वैल्यू जो निकल के आई आपकी ई डॉट क्या आ गई ds इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ठीक, इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका Q/एप्सिलॉन नॉट, और सारी वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गई। ये चार्ज था जो सरफेस पर आपका चार्ज रखा हुआ था, ठीक, और ये एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, ये पर bt आप बोलते हैं, कांस्टेंट है, चार्ज तो जो भी आपका होगा वो आप रखेंगे। सो फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस जो आया वो कितना निकल के आया आपका, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं, राइट। यही आपकी क्या है, गॉस थ्योरम है। सो गॉस थ्योरम आपसे ये बोलता है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो आपसे ये बोलता है कि आपका जो है किसी भी क्लोज्ड सरफेस, राइट, उस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, जो चार्ज ऑन दैट सरफेस है आपका उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जो होता है वो आपका, फ्लक्स का मतलब क्या है, इस सरफेस से कितनी आपकी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस,
जो भी आपने सरफेस लिया हुआ है उस सरफेस से कितनी आपकी जो है फील्ड लाइंस निकल रही है, क्रॉस करके जा रही है। अगर ये सरफेस था आपका तो इस सरफेस से कितनी आपकी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही है। देखिए फील्ड लाइंस ऐसे भी जा सकती है जो कि इसके पैरेलल होंगी, बट हम ये बात कर रहे हैं कि इसको कितना क्रॉस करके निकल रही है। मतलब क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हैं आप कि यहाँ से अगर आपकी फील्ड जा रही है बाहर कितनी निकल रही है, तो तभी तो इसको क्रॉस। अगर इसके परपेंडिकुलर अगर आप बात करेंगे तो ये जाएगी और वापस यहाँ से निकलेगी। अगर ये पैरेलल जाएगी तो वो तो इससे क्या करेगी, इसके टेंजेंशियली जाएगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगी, बट उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि इस सरफेस को कितनी क्रॉस करके जा रही है, और जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस आपकी क्रॉस करके जाएंगी उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स होगा, राइट। अब बात ये आती है कि आपका जो फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक। तो यूनिट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ से आपने फ्लक्स की यूनिट अगर देखते हैं आप, तो आप इसको नॉर्मली 3D सरफेस के लिए आप E.ds करके लिखिए। अदरवाइज हम फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, E.एरिया वेक्टर जो होता है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। अच्छा ये शायद आ नहीं रहा है। सो देखिए फाई को जो है अगर आप एक ओपन सर्किट सरफेस के लिए बात करते हैं तो फाई जो होता है वो क्या आता है आपका E.A, ठीक। या फिर आप इसको क्या लिखते हैं, EA cos थीटा करके लिखते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपका जो है इसकी यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, F/Q करके आप लिखते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई और चार्ज की यूनिट कूलम्ब हो गई, और एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये आपकी क्या हो गई, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब अगर मैं आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन क्या होगी। सो देखिए डायमेंशन क्या होगी, अगर कभी एग्जाम में आ जाता है डायमेंशन निकालने को, तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ, अभी हमने यूनिट की बात करी, तो फाई फ्लक्स की जो यूनिट आई वो क्या निकल के आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आई। फोर्स की जो यूनिट वो डायमेंशन होती है वो MLT-2 होती है, राइट। और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी L स्क्वायर। और कूलम को आप लोग चार्ज इज इक्वल टू Q/T लिखते हैं, राइट। जो आपका चार्ज जो बोला मैंने, जो आपकी करंट होती है, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आपका जो है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो भी आप बोलें, तो ये अगर I इज इक्वल टू Q/T होता है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से IT होता है, और इसकी यूनिट A से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और T की क्या होती है आपकी, T को तो आप मतलब टाइम को तो आप T से ही रिप्रेजेंट, उसकी डायमेंशन T होती है, तो क्या आ जाएगी यहाँ से AT आ जाएगी। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की जो डायमेंशन आई वो क्या निकल के आई आपकी AT, तो ये क्या हो जाएगा आपका A/T। सॉल्व कीजिए आप इसे, तो कितना आएगा देखिए, ये आ गया M। देखिए L और ये L स्क्वायर है तो L क्यूब आ जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A इन्वर्स आ जाएगा। T जो ऊपर जाएगा T की पावर -1 होगा, और ऑलरेडी T की पावर -2 चल रहा है, तो T की पावर क्या आ जाएगी आपकी -3। तो ये आपकी क्या आ गई, फ्लक्स की डायमेंशन आ गई। तो क्या आई, ML³ T-3, और ये A टू द पावर क्या आ गई, -1। A इन्वर्स भी आप बोल सकते हैं। अब फ्लक्स जो है ये क्या है, स्केलर क्वान्टिटी है, राइट। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एट दैट सरफेस, कि उस सरफेस से कितनी आपकी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, वो आपका क्या है, फ्लक्स है। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और गॉस थ्योरम हमने पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्दर लेक्चर्स होंगे उनमें हम बात करेंगे, अगर आप डिफरेंट क्या लेंगे, जैसे आपका सरफेस लेंगे आप, जैसे सिंपल आपका जो है कोई यूनिफॉर्मली चार्ज आपका शेल है, या फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है आपका, उसके थ्रू जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपसे क्या बोलता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स चार्ज, ठीक। तो इसकी हेल्प से जो है हम कैसे भी अगर सरफेस है उस सरफेस के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। सो ये आज का ओवरऑल आपका लेक्चर था। फर्दर लेक्चर्स में हम
फर्दर टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।